हेलो, हाय एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो वेलकम है आपका हमारे कैप्सूल सीरीज के लास्ट सेशन में। तो फाइनली क्लोजर लेके आए हैं बच्चों। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में, इस कैप्सूल में, इस पावरफुल सीरीज के अंदर हमने कई सारी एरियाज का इलाज किया जो बच्चों के वीक होते हैं। तो होपफुली ये सेशन आपने एंजॉय किए होंगे सर के साथ। मैंने तो बहुत एंजॉय किया इन सेशन में। आप लोगों के लिए कंटेंट को डेवलप करने में मजा आया मेरे को। आज क्लोजर में, अंतिम में, सीरीज का अंत है, आपका मेरा नहीं। अपन तो मिलते रहेंगे, ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। तो एंड में बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लोजिंग टॉपिक, सिंगल एंटिटी या पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सारी की सारी जितना भी टॉपिक पढ़ा है सबका कंबाइंड टॉपिक कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन बच्चों ने 11th में कॉमर्स होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती है, उसके बेस पे आपको P&L बैलेंस शीट बनाना होता है। तो वही वही ये टॉपिक है। कुछ अपने आप में इस टॉपिक में कोई कंसेप्ट नहीं है। आप में डिप्रिशिएशन का कंसेप्ट इसमें टेस्ट होगा तो वो भी IS 16 का है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस कॉस्ट का वो भी पुराना है। तो जो भी कंसेप्ट इसमें, चाहे बेड डेट के हों, रिसीवेबल्स के हों, पेबल्स के हों, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें टेस्ट होती है बच्चों, तो वो पुरानी टॉपिक से टेस्ट होगी। नया खुद का कुछ नहीं है। चाहे IFRS 15 टेस्ट करें, चाहे IS 10 या IS 37, कुछ भी टेस्ट हो सकता है सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे बाबू। मतलब कंबाइंड टॉपिक है ना बच्चा, कुछ भी आ सकता है। तो ये टॉपिक अगर आपका अच्छा है, एक्रूअल प्रीपेमेंट, सारे टॉपिक टेस्ट हो सकते हैं। तो आपको सारे टॉपिक रिवाइज कराता है ये टॉपिक। और इसीलिए मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जिसमें ना मैं आपको कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि आपके एग्जाम में इस तरीके से नहीं आता है, बट अपन पूरा फुल क्वेश्चन कर लेंगे तो अपन को समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या टेस्ट करता है। तो पहले तो फॉर्मेट्स, P&L बैलेंस शीट की फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं फॉर्मेट आपको रिव्यू करा देता हूँ, फिर अपन उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो हमेशा की तरह सर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट लेके आए हैं जो आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर बात करें तो जनरली मैं नॉट फॉर प्रॉफिट या पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिसको आप नॉर्मली बैलेंस शीट बोलते हो, ACCA में उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, इसको शॉर्ट में अपन सोकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड फाइनली एक आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यही आपका P&L, जिसको आप P&L बोलते हो, इसका फैंसी सा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बेसिक बेसिक्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जल्दी से फॉर्मेट देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं टॉपिक का, क्योंकि नया नॉलेज तो कुछ है नहीं ना, पढ़ाने को तो कुछ है ही नहीं, पुराना ही है सब कुछ। नई दुनिया कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त इसमें। इस टॉपिक में कोई नया पॉइंट एक मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ, फॉर्मेट फॉर्मेट बता रहा हूँ, हालांकि बनाने को नहीं आती इस लेवल पे, बट फॉर्मेट पता होनी चाहिए आपको। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, फिगर दिया है, फिल करना है तो पता होना चाहिए कौन सी फिगर कहाँ जाती है, क्या होता है। एक बेसिक फॉर्मेटिंग तो बैलेंस शीट की और P&L की बच्चों को पता होनी चाहिए। इवन सोकी पे भी बात करेंगे। तो देखो क्या कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्या क्या आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कहता है नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटैंजिबल असेट्स। भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या पढ़ा हमने, IS 16। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ खास पढ़ना नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। हमारे FA में कोई इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। IFRS 9 लगता है बट वो FR में होता है। IS 38 अपन ने इसके लिए पढ़ा, इंटैंजिबल की अकाउंटिंग के लिए। तो नया नहीं है बच्चों कि नॉन करंट असेट्स। भाई बैलेंस शीट की एसेट साइड में नॉन करंट और करंट दो ही एसेट आएंगे। इन्वेंट्री के लिए IS 2 पढ़ चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मल हमारे पास टॉपिक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए कैश फ्लो का टॉपिक है। तो हर टॉपिक पे ऑलरेडी अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंसेप्ट है या टेक्स्ट है। उसमें जितना डेप्थ में पढ़ चुके हैं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है कि उसके लिए अपन को पढ़ना पड़े। कितनी बात समझ बच्चों को, आगे देखो, समझो इस बात को। लाइबिलिटी साइड, इक्विटी साइड आ गई है। क्या फॉर्मेट है? बड़ी सिंपल सी फॉर्मेट है मेरे दोस्त।
कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इक्विटी, लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व, हमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। ये सारा क्या हमने कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस कॉस्ट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा? हर बच्चे को पता है कि इक्विटी का मतलब हमारे लिए क्या है। मेरा स्टूडेंट जानता है कि मैं इक्विटी को 4 चीजों में बाइफरकेट करता हूँ: शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इक्विटी का मतलब ये 4 चीजें, ओनर के 4 फंड मिनिमम आपके लेवल पे। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, भाई 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटी कौन कौन सी आ गई? बोरोइंग, उधार आ गया, डेट लिया है, लोन लिया है, पैसा पैसा कई सोर्स से आ सकता है भाई, दिस इज ओनर्स फंड। समझते हो ना? जैसे नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स, भाई आपका जो लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल फोन है, वो 1 साल से ज्यादा चलाओगे आप, तो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। भाई वहीं आप, आपके पास हो सकता है कोई पेन हो, कोई कैलकुलेटर हो, हर 2-3 महीने में रिप्लेस होता हो, तो उस केस में वो करंट एसेट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे आती है, ओनर्स फंड नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग आ जाएगा, डेट आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आपका ट्रेड एंड अदर पेबल, इनकम टैक्स पेबल्स, ये सब प्रोविजंस IAS 37 सब कहीं ना कहीं पुरानी यादें याद दिलाती है। नया खुद का कुछ नहीं है इस टॉपिक का, हमें पुरानी बिछड़ी भूली यादें याद दिलाता है। फॉर्मेट मैंने आपको इसलिए एक बार बता दिया, ध्यान रखना है इसको। कि क्या क्या इक्विटी में चेंज हुआ? इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग। जो भी चीज इनको चेंज करेगी वो सोकी में आएगी। मतलब ये इक्विटी का ब्रेकअप है, इक्विटी की डिटेल में। सोकी में जाता है इक्विटी का चेंज, पीएनएल और बैलेंस शीट के बीच का लिंक है ये। जितना भी ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का वो डालो, डिविडेंड किया तो रिटेन अर्निंग से माइनस कर दो, कोई शेयर कैपिटल इशू की तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में ऐड कर दो, कोई रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर किया रिवैल्यूएशन सरप्लस में, या रिटेन अर्निंग से रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो जनरली ट्रांसफर नहीं होता, बट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है आपके लेवल पे, एक्सिस डेप्रिसिएशन। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस और रिटेन अर्निंग में प्लस, जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ये ऊपर बैलेंस शीट में आपको दिखा देना। दिस इज सो की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो भी इक्विटी में चेंज आएगा स्टेटमेंट में जाएगा। डिविडेंड पे होगा तो सोकी से पे होगा, पीएनएल से नहीं पे हो सकता। भाई डिविडेंड पीएनएल से कैसे पे हो सकता है? डिविडेंड खर्चा थोड़ी है, इक्विटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन आपस में, ये 4 भाइयों में कोई बातें होंगी आपस में, इनमें कोई बातें होंगी। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम बढ़ेगा तो सो की, रिवैल्यूएशन रिटेन अर्निंग में कोई चेंज आएगा, भाई रिटेन अर्निंग कहता है मुझे, मैं तुम्हें, तुमसे रिवैल्यूएशन सरप्लस तुम्हारे से कुछ अमाउंट ले लूंगा, तो अगर वो तुमसे कुछ अमाउंट ले लेगा और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेगा तो वो कैसे करोगे? वो ट्रांसफर भी सोकी के थ्रू ही करोगे। आगे देखो बच्चों, आगे किसकी फॉर्मेट आ गई? पीएनएल की फॉर्मेट। पीएनएल की फॉर्मेट में थोड़े आईएफआरएस 18 ने चेंजेस करें, फिर अमेंडेड लेके आया हूं, देख लो पीएनएल का क्या सीन है। देखो पीएनएल का सीन वही है, रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू डाल दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स डाल दिया, सीओएस, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कोई डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो भी ऐड कर देते हो जनरली, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई वी हैव 100 चॉकलेट, 100 चॉकलेट थी मेरे पास, 50 और लाया, कितनी हो गई? 150। 20 कंज्यूम कर ली, 20 बांट दी, तो बची कितनी? सॉरी, 100 चॉकलेट थी हमारे पास, 50 में लेके आया तो कितनी हो गई? 150, और 20 बची है। क्लोजिंग स्टॉक के परस्पेक्टिव से बात करेंगे ना, 20 बची है तो कितनी कंज्यूम कर ली, कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी? 130। तो 130 चॉकलेट गई, वो बांट दी जिसको बांटनी थी, तो उसे बोलेंगे बच्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल हटाया तो जीपी, और जीपी में से डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये आईएफआरएस 18 के अकॉर्डिंग अमेंडेड स्टेटमेंट है, बट जो बच्चा मुझसे पहले से पढ़ता आ रहा है उसे कुछ नया लगेगा ही नहीं, वो कहेगा कि सर ये तो कोई चेंज ही नहीं है, और रियल में यही बात है, कोई चेंज नहीं है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले नहीं होता था क्लासिफाई, बट हम फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलते थे। अब उन्होंने बोल्ड में कह दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड आ गया, बट अपन तो यूज करते थे पहले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स, कोई अदर इन्वेस्टमेंट से इनकम है आपकी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वो डाल दोगे। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स आ गया, इंटरेस्ट माइनस करोगे, इनकम टैक्स और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, पैट आ जाएगा लास्ट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तो यही अपन फॉर्मेट फॉलो भी क्या करते थे क्लासेस में, कोई चेंज नहीं है। अरे इनकम में से खर्चे हटाने हैं, प्रॉफिट आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस। ये आपसे बेटर कौन समझेगा अपने अकाउंटेंट को? इनकम में से एक्सपेंस हटाने के लिए थोड़ी किसी की हेल्प चाहिए, इनकम में से एक्सपेंस हट जाएगा। सर बात तो ठीक है बिल्कुल। देखो आगे क्या कहता है। अच्छा ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक नई चीज जुड़ गई है पीएनएल के नीचे बच्चों, ओसीआई। जैसे ही आपका पैट आता है उसके नीचे आपको शो करना होता है ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर ये इसमें कौन सी इनकम जाती है? तो चार पांच इनकम जाती है, बट आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी एफए के पेपर में सिर्फ एक ही चीज जाएगी, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, इसके अलावा ओसीआई में कुछ और नहीं जाएगा। और इसको समझना है तो आईएस 16 को पढ़ो। अगर कोई सोच रहा है क्या होता है ये, तो इसके लिए आपको आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। अपना ध्यान हटाओ हर जगह से और इस पे लगाओ। सर ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है ये निकलेगा कैसे? तो बच्चा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो कोई बिल्डिंग 10 करोड़ की है और मेरी इंटेंशन इसको बेचने की नहीं है, बट इसकी मार्केट वैल्यू मैंने पता किया तो 15 करोड़ की हो गई। मैं चाहता हूं कि इसको इसकी रियल वैल्यू पे दिखाऊं, मार्केट वैल्यू पे दिखाऊं, बट बेचना नहीं चाहता। बात समझना, मैं चाहता हूं कि इसको मार्केट वैल्यू पे दिखाऊं, इसकी ट्रू वैल्यू पे दिखाऊं, बट आई डोंट वांट टू सेल इट। तो जब तुम बेचना नहीं चाहते बट इसको वैल्यू करना चाहते हो, तो ये गेन तो अनरियलाइज्ड हो गया। इंटेंशन इज नॉट टू सेल, इंटेंशन इज टू स्टिल यूज इन द बिजनेस। आपने आपकी बिल्डिंग है जिसको आप बिजनेस में यूज करोगे, 10 करोड़ की बिल्डिंग, तो ये 5 करोड़ का जो गेन है, कैन आई डिस्ट्रीब्यूट इट और यूज इट फॉर डिविडेंड? नहीं, नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इसका, इस पैसे का। तो असेट तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट पीएनएल नहीं कर सकते क्योंकि रियलाइज्ड इनकम ही नहीं है। और अनरियलाइज्ड भी स्पेसिफिक अनरियलाइज्ड इनकम है। इट्स नॉट लाइक कि आपने सेल करी और सेल का पैसा नहीं आया। चलो वो तो आ जाएगा, रिसीवेबल है, वो इनकम एक्रूवल है, वो दिखा सकते हो। इट इज नॉट इवन एन एक्रूवल इनकम, it's an income which will rely which will going to be realized only at the disposal of asset, and disposal is not so soon। तो आज क्यों दिखाएं इस इनकम को पीएनएल का पार्ट? 2-3 महीने में डिस्पोजल थोड़ी है, इट विल बी आफ्टर 10-15 ईयर और मोर देन दैट। तो इसलिए एक नई 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 स्टेटमेंट को जन्म लेना पड़ा। पीएनएल के नीचे एक आया ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें आएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन। बहुत सारी चीजें एफआर में और एसबीआर में आ जाती हैं, जैसे एक्चुरियल गेन्स एंड लॉसेस, फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस। तो वो सब अभी अपन को नहीं पढ़ने, आगे की बात आगे। अभी तो अपन ने बेसिक फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर लिया, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट दिखा दिया। अब एक एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके साथ प्रॉपर, जिस एग्जाम्पल से आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अच्छा नया इस टॉपिक में कुछ पढ़ाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं आपको ये बताऊंगा कि डिविडेंड क्या होता है? नहीं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या अपन ये डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? नहीं दोस्त। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है? कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी कंसेप्ट हियर, इट्स जस्ट ऑल अबाउट एप्लीकेशन। सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक। जब भी बच्चे इसे सेपरेट टॉपिक समझेंगे बहुत ज्यादा गलती करेंगे। इट्स नॉट अ सेपरेट टॉपिक, इट्स कॉम्बिनेशन, ये कंबाइंड टॉपिक है। भाई जैसे एवेंजर्स है, भाई हल्क अपने आप में एक हीरो है, कैप्टन अमेरिका अपने आप में एक हीरो है, आयरन मैन सबका प्यार जिसे मिलता है वो अपने आप में एक हीरो है। तो सारे अपने आप में एक अपनी इंडिविजुअल ऑथेंटिसिटी होल्ड करते हैं, बट जब मिल जाते हैं बुराई के खिलाफ, जब एक हो जाते हैं तो बन जाते हैं एवेंजर्स। तो ये टॉपिक है एवेंजर्स, ज्वाइंट एफर्ट ऑफ ऑल द टॉपिक। सब मिलके इस टॉपिक को फाइट कर सकते हैं, अकेले नहीं फाइट कर सकता, अकेला आयरन मैन इसे बीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप सारे टॉपिक को जोड़ोगे तब इससे जीत पाओगे। वो जो थानोस, क्या नाम है, थानोस ही है शायद। तो अंगूठियां चाहिए बच्चों इसके लिए, आपको सबको मिलके तोड़ना पड़ेगा इस टॉपिक। तो इसमें पढ़ाने के लिए सर के पास कुछ नहीं है। हाँ दिखा सकता हूँ, शो कर सकता हूँ कि कैसे आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया छोटा सा, ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लोन नोट, इंटरेस्ट पेड आपको दिया है, कुछ इंटरेस्ट पे किया है 5 का। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप है? 200 मिलियन, दो सॉरी 1000। डिविडेंड आपने 6 का दिया है, फिगर 1000 में 6000 का डिविडेंड है इन जीरो। कैश इन बैंक कितना है? इनकम टैक्स बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कहता है इनकम टैक्स बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर।
तो इसके लिए आपको अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन वाला कंसेप्ट आना चाहिए इनकम टैक्स का। आता है? तो इस कंसेप्ट को समझना। मेरी एक अभी अभी रिसेंटली मुझे जो याद आ रही है, मेरी एक डेफर्ड टैक्स की वीडियो होगी, एफआर की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, एफआर की, एफए के बच्चों के लिए भी, क्योंकि उसमें पहले मैंने ये वाला बेस कंसेप्ट बताया। तो आप डीटीए, डेफर्ड टैक्स, IS 12 होता है वो, आपके कोर्स में नहीं है, बट इस वाले सेशन के स्टार्ट में मैंने अंडर एंड ओवर प्रोविजन इनकम टैक्स का पूरा अकाउंट्स बड़ा डिटेल में बताया। वो देखना आप। अगर किसी को लगता है कि सर मुझे ओवर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन का डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो उस सीरीज को देखने के बाद क्लैरिटी हो जाएगी। वारंटी प्रोविजन IS 37 बात करता है, अपन कर ही चुके हैं ऑलरेडी। दोबारा बता दूं, स्किल एक्सप्रेस सीरीज है एफआर की, IS 12, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 होगा, डीटीए डिटेल के नाम से, पूरा नहीं पढ़ना है, इनिशियल आधा घंटा देखना बस। वारंटी प्रोविजन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लैंड बिल्डिंग, लैंड दिया, बिल्डिंग दिया, उनका डेप्रिसिएशन दिया है, बहुत अच्छी बात है, क्या नहीं बात है यार ये सब। प्लांट इक्विपमेंट, उनका डेप्रिसिएशन, अच्छा, दो तो IS 16 के पॉइंट्स है। रिटेन अर्निंग दी हुई है, 10% लोन नोट इशू किया है, भाई जब तुम इंटरेस्ट दे रहे हो तो इशू किया हुआ है, परचेज दी है, सेल दी है, इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल। अच्छा, तो ईयर एंड कब है? 31 मार्च को, तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग पक्का पक्का एडजस्टमेंट में दी होगी। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होती है और करंट एसेट में जाती है, ये तो ओपनिंग दी हुई है। ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो कोई कमी ही नहीं है। पूरा प्रॉपर एक बेसिक सा ट्रायल बैलेंस दिया है कि मेरे पास कुछ बात करने को है ही नहीं आप लोगों से, कि मैं किस बारे में आपसे बात करूं, किस चीज को लेके आपसे बात करूं, कि यार ये परेशानी है, नहीं। कुछ एडजस्टमेंट्स आ गई आपके सामने मेरे दोस्त, देखो इन एडजस्टमेंट्स को, क्या कहती है ये एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री क्लोजिंग दे दी, काम खत्म। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को SLM से डेप्रिशिएट करते हैं, तो SLM डेप्रिशिएशन से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू 0 बोल दी, थैंक यू क्वेश्चन। देयर वर नो परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2000। कहता है कोई भी परचेज सेल नहीं करी, क्या मतलब? इतना प्यार, कोई कॉम्प्लिकेशन तो दे देते। कहता है कोई परचेज सेल नहीं करी, बस इतने में ही हम घबराते नहीं वैसे तो, बट कोई परचेज सेल नहीं करी है तो दिल खुश हो जाता है और बागबान हो जाता है। Depreciation charge for the year are apportioned as follows. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल में 60% डेप्रिसिएशन डाल देना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट करना है ये बता रखा है। डेप्रिसिएशन मतलब अलग अलग आइटम से रिलेट होता है और डेप्रिसिएशन होगा ना। जो ऑफिस का डेप्रिसिएशन है, जितना पोर्शन वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। जो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री यानी कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन का डेप्रिसिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो रेशो दे दी कॉस्ट ऑफ सेल में, मतलब डेप्रिसिएशन पूरा निकाल लेना। बट जब आप P&L और बैलेंस शीट में डालने लगो तो मान लो मेरा 10 लाख का डेप्रिसिएशन आया, तो 6 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दूंगा, 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में और 2 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन में। इनकम टैक्स फॉर द ईयर, करंट ईयर का इनकम टैक्स दे दिया 1/35। 10% लोन नोट वॉज इशूड एंड रिपेबल 5 ईयर फ्रॉम डेट, तो 5 साल यानी नॉन करंट लाइबिलिटी है। 1 अप्रैल को अपन ने इशू करे थे, 1 अप्रैल को, तो हो गया है इसको टाइम इशू करे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% लोन नोट, द ईयर एंड वारंटी क्लेम 75,000। बड़ी ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि चीजों को कहाँ डालना है वो भी साथ साथ बता रहा है। ईयर एंड का प्रोविजन वारंटी क्लेम कहता है 75,000 का है, और 75,000 का मेरे दोस्त वारंटी क्लेम आपको ईयर एंड का दिया हुआ है, और ये कहाँ पे डालना है ये भी बता रखा है। रीड कर लो इसे एक बार अपने पेज पे जल्दी से, सारे बच्चे इसको रीड कर लो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कोई भी नहीं समझ आती है तो अपन अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देख लिया बच्चों, लगा लिया दिल हर एडजस्टमेंट से, तो घबराना नहीं। प्यारी प्यारी एडजस्टमेंट है, और ये आपके साथ सर सॉल्यूशन भी लेके आए हैं, प्रॉपर बैलेंस शीट और सारी चीजें, कुछ भी नहीं छूटेगा। चीजों को देखो, हर चीज के मार्क्स हैं ACCA में, हर पोस्टिंग के मार्क्स हैं। अब जैसे रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू 1300 का दिया हुआ है अपन को, तो अपन ने डाल दिया। भाई जो फिगर अपन को दी हुई है डायरेक्टली, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो फिगर डायरेक्ट गिवन है उसको डायरेक्टली डायरेक्ट पुट कर दिया, कोई भी वहां पे इशू नहीं है। जो फिगर हमें गिवन है वो तो डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है, रेवेन्यू सेल्स होती है, गिवन है। देखो, देखो तो कितना दिया हुआ है सेल्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहाँ गया ट्रायल बैलेंस हमारा? सेल्स यानी रेवेन्यू 1300 दिया हुआ है, डायरेक्टली पोस्ट कर दिया।
कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, जो गिवन है वो डाटा को अपन ने डाल दिया। कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग नोट 1 बना लिया, कॉस्ट ऑफ सेल में देख लिया ओपनिंग स्टॉक 150, परचेज ले लिया 470 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री नोट 1 बताया हुआ है हमें, क्यों? क्योंकि नोट 1 में हमें बता रखा है कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 250 का, प्लस कुछ डेप्रिसिएशन ऐड किया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में। क्यों किया बच्चों? बोला नहीं है टोटल डेप्रिसिएशन का 60% कॉस्ट ऑफ सेल में डालना। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे यहाँ पे? भाई लैंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है डाटा, डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड पे पुराना डेप्रिसिएशन दिया है, चार्ज 5% 20% कॉस्ट, मतलब एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, सेम डेप्रिसिएशन। अगर बिल्डिंग 100 की है तो 5% कितना हो गया? 5 हो गया। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं दोस्त मेरे, प्लांट मशीनरी पे कहता है 20% ऑफ द कॉस्ट का लगेगा, तो भाई 125 की अपनी कॉस्ट है, इसका 20% 25 हो गया। बहुत इजी है, सारी कैलकुलेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली हुई है, बट आपका नॉलेज सारे चैप्टर का टेस्ट हो गया। अब आपको एसएलएम नहीं आता, आप कहो कि सर मुझे तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं आता, तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। कैसे निकलता है कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, वो फाइनेंशियल सिंगल एंटिटी थोड़ी पढ़ाएगा। सिंगल एंटिटी तो ये कहता है कि सारी एडजस्टमेंट को एक साथ कैसे हैंडल करना है, उस एनवायरनमेंट को डील करना सिखा रहा हूँ। पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये है बच्चा सिंगल एंटिटी का काम। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, डेप्रिसिएशन अपना टोटल निकल के आ गया, उसको बायफरकेट कर लेंगे। ये देखो मैं कैलकुलेट करूं आप लोग के साथ इस चीज को, तो देखते हैं। एक्सेल पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। आगे के लेवल पे तो भाई एक्सेल ही एक्सेल है, सारी चीजों के लिए आपको एक्सेल मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है आपके लिए। क्या कहता है ओपनिंग स्टॉक? भाई ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है? अगर फिगर थाउजेंड्स में रखे हैं तो 150 दिया हुआ है अपन को, कोई दिक्कत? सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भाई मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकालना चाहता हूं, तो मैं परचेज ऐड करूंगा, और परचेज भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है 470 की, जिसमें कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जो गिवन था बच्चा लिख दिया। क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी तो गिवन है 2.5 लाख का, 250 का, तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आ गई? 10 प्लस 10 माइनस 10, मेरी 370 की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। हाँ, डिप्रिसिएशन ऐड होगा तो मेरे को फॉर द ईयर डिप्रिसिएशन चाहिए। मेरा फॉर द ईयर डिप्रिसिएशन कितना है? ये भी बड़ा आसान है भाई, लैंड पे नो डिप्रिसिएशन, नो डिप्रिसिएशन, एग्री करते हो इस बात से? जमीन जायदाद, जमीन पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इस बात से तो हर बच्चा एग्री करेगा। भाई कोई लाइफ ही नहीं है, हम थे तब ये हैं, हम नहीं होंगे तब भी ये होंगे, तो जब नहीं थे तब भी ये थे, तो क्या डिप्रिशिएट करोगे जमीन को? सब चले गए, जमीन रह गई बच्चों, नो डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग बिल्कुल डिप्रिशिएट करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन कहता है 5% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 100, तो मेरे को 5% करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू डालते ही एक्सेल में जान एक्सेल की जान इक्वल टू कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट करता है 5 का डिप्रिशिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे डाल दोगे तो कितना बोला? 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है जो बोला क्वेश्चन है, देखो 20% इंटू 125, तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरा कितना हो गया? 5 प्लस 30, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में अपन को कितना डालना है? इसका 60%, इसका 60% मुझे कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है, 18 रुपया, $18 जो भी, 18,000 एडमिन में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएगा हिस्सा, वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, क्या दिक्कत है? जितना इसका 20% अपन को बोला है यहाँ पे चला जाएगा, सेम 20% ही यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन लेवल पे वरी मत करो कि सर बहुत हेवी कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, बिल्कुल नहीं। आप लोग यूज टू हो इन कैलकुलेशन से, इससे टफ कैलकुलेशन 2-2 मार्क्स में आप लोग करते हो, तो ये चैप्टर तो आपके लिए चैलेंज होना नहीं चाहिए, ये तो पीस ऑफ केक होना चाहिए, मजा आना चाहिए, और ये चैप्टर जितना स्ट्रांग होगा ना उतना आपके सारे एरिया स्ट्रांग हो जाएंगे।
कोई भी एरिया इस टॉपिक में आपसे टेस्ट कर सकता है, उसको लेके वरी नहीं करना है। देखो वापस आते हैं इस पे। डेप्रिसिएशन कितना 5 और 25 दोनों का पूरे साल का देखा तो डेप्रिसिएशन का 60% 18 में डाल दिया, कॉस्ट ऑफ सेल 388 आ गई। भाई मेरे को जो फिगर चाहिए, मेरे को फॉर्मेट पता है, मैं तो फिगर पुट करता रहूंगा, हर चीज के मार्क्स सम करता रहूंगा, माइनस किया जीपी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 240 गिवन है, 30%, 20 का 30% करेंगे जो अभी हमने एक्सेल पे निकाला। एडमिन एक्सपेंस 20 का 30 करेंगे तो ये एडमिन एक्सपेंस आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 505 निकल के आ गया, कुछ मेहनत भी नहीं, मतलब सारी एडजस्टमेंट भी नहीं करी और आ गया। इन्वेस्टमेंट इनकम कोई दी नहीं, कोई डिविडेंड इनकम होती, कुछ इंटरेस्ट इनकम होती तो बात करते। लोन पे 80 का लोन है, 10%। अब देखो लोन पे देखो, यहाँ पे कैच है क्योंकि पीएनएल में हम एक्रूअल सिस्टम पे डालते हैं मेरा बाबू। तो जब पीएनएल में कोई चीज हम एक्रूअल सिस्टम पे डालते हैं तो ब्याज कितना बना, द 10% लोन नोट इशूड ऑन 1 अप्रैल रिपेबल 5 ईयर टाइम। तो लोन नोट है कितना, ट्रायल बैलेंस में गए, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लोन नोट मिला 80, 80 का 10% बनता है 8। तुमने पे कितना किया है 5, मतलब कुछ ना कुछ अनपेड रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, चलो वो बाद में बात करेंगे। बट एक्रूअल, एक्रूअल प्रीपेमेंट टेस्ट हो गया ना, बताओ मैंने पे किया है 5, बनता है 8, पीएनएल में कितना जाएगा 8 या 5। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मेरा बनता है इंटरेस्ट 8 रुपया, अक्रू हो गया 8, अपन ने खाना खाया, बिल बना 10,000 रुपए, पे किया है 2,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग कितना 8,000, बट पीएनएल में खर्चा कितना 10,000। तो 80 का 10%, 8 पूरा का पूरा खर्चा डालोगे ना कि पेड, क्या करेंगे उसका बैलेंस का, वो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा इनकम टैक्स 10 और 125, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा भाई, करंट ईयर का टैक्स हमें कितना बोला है एडजस्टमेंट में 125, और पुराने साल का अंडर प्रोविजन। सर कैसे पता लगा, डेबिट साइड गिवन है देखो, मतलब अंडर प्रोविजन शॉर्टेज रह गई, नुकसान। अपन ने जित इनकम टैक्स बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर डेबिट साइड दिया है, क्लास देख लेना, अभी के लिए बता रहा हूँ ये अंडर प्रोविजन है। सर अंडर प्रोविजन का मतलब जितना सोचा था उससे ज्यादा टैक्स पे कर दिया, सोचा था ना 80,000 पे करना होगा, पे किया 90, तो 10,000 का नुकसान और हो गया। तो करंट ईयर का 1,35,000 का टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, पिछले साल का 10,000 का नुकसान भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पीएनएल में टोटल खर्चा कितना चला गया 145। भाई 135 तो करंट ईयर की लाइबिलिटी है जो नेक्स्ट ईयर पे होगी, 135 हमारी पीएनएल में एक्सपेंस भी जाएगा, दिस इज एक्सपेंस, हमारे पीएनएल का खर्चा भी है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 135 दोनों जगह आएगा, चाहे बैलेंस शीट हो पीएनएल हो। बट पीएनएल में पुराने साल का खर्चा भी तो जाएगा, पुराने साल अपने खर्चा कम दिखाया है, 80,000 दिखाया है, हुआ 90 है, वो 10,000 का जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है। ध्यान रखना करंट ईयर टैक्स में अंडर प्रोविजन ऐड होता है एंड ओवर प्रोविजन क्या होता है, फायदा तो माइनस होगा, लाइबिलिटी को नहीं टच करेगा, पीएनएल को टच करेगा सिर्फ अंडर एंड ओवर प्रोविजन। तो अपन ने पीएनएल को टच भी करवा दिया, कोई रिवैल्यूएशन था नहीं, पीएनएल शुरू हुआ खत्म हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 352 आ गया। सर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है नहीं, होना ही है सर के साथ, मुश्किल क्या हो सकती है बात। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया 182, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब हटा के बैलेंस कितना आया 182। और क्या है सर, और तो क्या, इन्वेंट्री क्लोजिंग गिवन थी डाल दी, रिसीवेबल क्लोजिंग गिवन है डाल दिया, बैंक बैलेंस गिवन है पुट कर दिया, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है डाल दी, रिटेन अर्निंग, यहाँ पे कैच है, रिटेन अर्निंग में देखना पड़ेगा क्योंकि सोकी आप बना नहीं रहे। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट 352 का, डिविडेंड बांटा क्वेश्चन कहता है 6 का, तो क्लोजिंग कितना बचेगा 616। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रू हुआ 8 का, पे बस 5 किया है बच्चों, तो 3 का क्या हो गई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग, दिस इज लाइबिलिटी येट टू बी पेड, जो पे नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी ना दोस्त, अक्रूड इंटरेस्ट। 8 का इंटरेस्ट बनता है, 5 का हमने पे किया है, तो 3 हमारे लिए क्या हो गया अक्रूवल, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जाएगा। तो बाबू मेरे देखो, इसको बैलेंस शीट में मैंने शो भी किया होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन 80 का 80 चला गया, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर वारंटीज, यहां पे देखो प्रोविजन फॉर वारंटी, अगर अपन बात करें तो इसका ट्रीटमेंट अपन ने मिस कर दिया, ये मैं समझा देता हूं आपको। हमारी वारंटी प्रोविजन ओपनिंग कितना था, अच्छा इसके लिए भी चैप्टर आपको
प्रोविजन आना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है ये। आपका ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग वारंटी कितनी दी हुई है? 90। कोई चीज जरा समझना, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि 90 ओपनिंग है, अब क्लोजिंग 75 बनाना, तो डिक्रीज हुआ है 15 से, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये जो 15 का डिक्रीज हुआ, आपने ऑपरेटिंग ओपनिंग सोचा था 90 का नुकसान होगा, क्लोजिंग आप कह रहे हो 75 का नुकसान होगा, तो ये जो 15 का फॉल आया है बच्चा, ये फायदा है या नुकसान है? डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन वारंटी एक्सपेंस, फायदा है। तो फायदा है 15 का, तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 75। 90 से घट के कितना हो गया है? 75। और पीएनएल में 15 का बेनिफिट आप दिखा दोगे। 15 का बेनिफिट बोलता है वारंटी प्रोविजन को कहां डालना? एडमिन एक्सपेंस में। वारंटी कॉस्ट आर चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, तो एडमिन एक्सपेंस को भाई 15 प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा उसे इनकम मान लूं, या एक्सपेंस को कम कर दूं। तो यहाँ पे अपन को एडमिन एक्सपेंस में बोला है, तो वारंटी को एक्सपेंस से कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली 15 को यहाँ से मैंने माइनस करके दिखाया। फायदा हो रहा है ना? नहीं, फायदे को दो तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप अपने खर्चे को कम कर लो, तो भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा, या डायरेक्टली प्रॉफिट में ऐड कर दो। मैंने एडमिन एक्सपेंस 15 से कम कर दिया, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 15 से बढ़ गया, क्योंकि मेरा वारंटी एक्सपेंस गिर रहा है, तो मुझे 15 का बेनिफिट हो रहा है। इट्स अ इनकम फॉर मी। बट इस इनकम को क्वेश्चन कहता है एडमिन एक्सपेंस में दिखाना है, तो एडमिन एक्सपेंस जितना भी आएगा उसमें से 15 में माइनस कर दूंगा। यही बात समझ। To understand, all these treatment which I'm showing right now to you have discussed detail already in previous topic. This is just a presentation right now. I'm showing you that how warranty is presented in balance sheet. जो topic के साथ साथ भी अपन discuss करते हैं, P&L balance sheet में कैसे present होगा। Trade payable and other payable 60 plus 3, 60 plus 3, सर ये 3 कौन से आ गए? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आपने 8 की लाइबिलिटी थी, 5 आपने पे किया, तो 3 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ट्रेड एंड अदर पेबल में डाल दिया। और क्लोजिंग इनकम टैक्स पेबल 1.35। अंडर ओवर प्रोविजन इंपैक्ट करेगा क्या? क्या अंडर या ओवर से कभी लाइबिलिटी चेंज होगी? नहीं होगी भाई, ये पिछले साल के अंडर ओवर प्रोविजन है। खर्चे चेंज होंगे पीएनएल के, लाइबिलिटी थोड़ी चेंज होगी। 1.35 तो अगले साल देनी है, उसमें क्या चेंज आएगा? इट विल नॉट चेंज। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। ये आपका सिंगल एंटिटी पीएनएल बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो बहुत प्यारा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस एग्जांपल के अंदर अपन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे बनता है पीएनएल बैलेंस शीट, एक बेसिक पीएनएल बैलेंस शीट। और बाकी कितना भी एडवांस आ जाए, आपकी जो आपने पढ़ रखा है वो ऑलरेडी बहुत एडवांस है, उससे एडवांस नहीं आ सकता। तो करो प्रैक्टिस बच्चों, इसको इस एरिया का आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो। देखो कि मैं कितना अच्छा हूँ सिंगल एंटिटी में, और जब भी लगे कि सिंगल एंटिटी में मैं वीक हूं, तो वीक आप कभी सिंगल एंटिटी में नहीं हो सकते। भाई आपका कौन सा हीरो वीक है वो देखना है, कौन से हीरो को आपके एक्रूअल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट में गलती कर रहे हो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगा, और पीएनएल में बैलेंस शीट में करंट एसेट बनेगा। ये नॉलेज किस बच्चे को नहीं पता? इन्वेंट्री में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं क्या अकाउंटिंग होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या प्रेजेंटेशन होती है। क्या था, क्या डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पीएनएल में कहां जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आईएस 16 में अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं वो चीज डिटेल। तो यहाँ पे क्या नया बता दिया इसने? अंडर ओवर प्रोविजन ऑलरेडी अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कोई नया चक्कर थोड़ी है, नई परेशानी थोड़ी है, नई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो वरी नहीं करना है, सब ट्रीटमेंट आपको आती है, बस हमने यहाँ देखा कि कैसे प्रेजेंट करना है पीएनएल और बैलेंस शीट में। तो इसके साथ आपके दोस्त, आपका मेंटोर, एसीसी एसीएम में मोहित अग्रवाल अलविदा लेते हैं बच्चों। होपफुली ये सीरीज बहुत बच्चों के काम आए। तो बताना जरूर, अपने व्यूज देते रहना इस सीरीज में। क्या डू लेट मी नो, आप कमेंट करते रहो, मैं पढ़ता हूँ बच्चों के कमेंट। और बेस्ट विशेष है सबको बच्चों, कि जो जो भी एग्जाम प्लान कर रहे हैं, इस सीरीज की हेल्प से अपने एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, कुछ भी अगर सपोर्ट कर पाती है सीरीज, आपको कुछ भी बेनिफिट देती है एग्जाम टाइम में, तो डू राइट in the chat box, in the comment section. So do share this series with your friends कि उनको और हेल्प कर सके, जस्ट फॉर हेल्प के। देखो, कहीं से भी पढ़ रहे हैं बच्चे, बट एक एडिशनल सपोर्ट की तरह जरूर उनके काम आ सकती है।
ठीक है, तो अलविदा, बस इस सीरीज़ से अलविदा लिए, आप लोग की लाइफ़ से नहीं, आता रहूँगा, कुछ ना कुछ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, साथ बना रहेगा। इतने सालों में बहुत बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो आप सब ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन, टाटा।